जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। हम संसद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। हम संसद टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे साथियों, और हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो हम पिछले वीडियो में भी जैसे राष्ट्रपति वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ था, तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु या फिर प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने एक एक करके किया था। तो आज हम उसी सिलसिले को जारी रखते हुए संसद वाले टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो हम संसद से संबंधित कितने तथ्य या फिर कितने कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, उनकी तैयारी को आज हम परखेंगे। और संसद से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तरी हो सकते हैं उसको हम दो भागों में चर्चा करेंगे। आज हम पहला भाग लेकर आए हैं। आज हम पहले भाग के अंतर्गत कम से कम 10 से 12 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जो भी होगा उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको किसी प्रश्न पर दिक्कत है या फिर कंफ्यूजन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में उस प्रश्न को अच्छी तरह से एनालिसिस करके आप लोगों के सामने रख पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न क्या है साथियों? पहला प्रश्न ये है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी कि सूची वाला प्रश्न है। कौन सा वाला प्रश्न है? सूची वाला प्रश्न हमको देखने को मिला है। तो क्या लिखा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि हमको सूची एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है जिसमें विषय दिया हुआ है, और दूसरी तरफ हमको दिया गया है सूची 2 जिसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद। तो आप सभी जानते हैं कि संसद के गठन से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है 79 में। और राज्यसभा की संरचना की इसका मैं एक ट्रिक बताया था, सरला। क्या ट्रिक बताया था आप लोगों को? सरला ट्रिक बताया था। कौन सा ट्रिक बताया था? सरला ट्रिक आप सभी जानते हैं। स में 79 था, रा से राज्यसभा 80 है और ला से लोकसभा 81। तो आप सभी जानते हैं 79 में कौन सा है? संसद। यानी कि पहला का कौन सा होगा? 4th नंबर का होगा। और राज्यसभा का कौन सा होगा? 3rd नंबर का होगा। और लोकसभा का कौन सा होगा? यानी कि 2nd होगा। और संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन से संबंधित प्रावधान मैंने अनुच्छेद नंबर 85 में बताया है। तो पहला का कौन सा होगा? चौथा। तो ए का किस में देखना है? ए का देखना है 4। ए का 4 देख लिए, जिसमें हमको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। उसके बाद बी का कौन सा है? बी का मैंने बताया 3। और सी का मैंने बताया है 2। तो हमारा आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया हुआ है, हमारे सामने है। संसदीय प्रणाली की सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौन सा प्रश्न है? संसदीय प्रणाली की कौन सा प्रश्न दिया है? संसदीय प्रणाली की सरकार को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, संसदीय प्रणाली की जो सरकार होती है, जो संसदीय प्रणाली की सरकार होती है, उसको संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। कौन सी सरकार? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से भाग में संसद के गठन, संरचना, अवधि इत्यादि का वर्णन देखने को मिलता है? हमको पूछा क्या गया है? संसद के गठन, फिर संसद की क्या पूछा गया है? संरचना, अवधि के बारे में हमको पूछा जा चुका है। तो आप सभी जानते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि संसद मैंने पढ़ा रहा था। संसद पढ़ाने से पहले ही सबसे पहले मैं बताया हूँ कि संसद से संबंधित प्रावधान हमको भाग 5 में देखने को मिलता है। कौन से नंबर में? भाग 5 में। संसद, जैसे ही मैं संसद वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैं भाग बताया था। भाग कौन सा बताया था? भाग 5 बताया था। अनुच्छेद क्या बताया था? 79 से 123 तक संसद से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। तो मैं क्या बताया था? भाग 5। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से संविधान के कौन से भाग में संसद के गठन, संरचना, अवधि इत्यादि का वर्णन देखने को मिलता है? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी हमारा आंसर हो जाएगा भाग 5। अगला देखते हैं। हम देखते हैं एक चीज, जैसे भाग 4 की अगर मैं बात करूं तो भाग 4 में क्या लिखा हुआ है? नीति निर्देशक तत्व। क्या चीज? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 5 में लिखा हुआ है
केंद्र के प्रशासन, किसके बारे में? केंद्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसी में संसद वाला टॉपिक भी आता है। भाग 6 में कौन सा लिखा हुआ है? राज्य के प्रशासन से संबंधित। और भाग जो 7 है वो कौन सा है? समाप्त है। भाग 7 क्या हुआ है? समाप्त हो चुका है। तो हमारा अभी आंसर कौन सा है? हमारा पूछा है संसद के गठन से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है भाग 5 में। तो आंसर इज बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, संसदीय शब्दावली में प्रश्नकाल क्या पूछा जा चुका है? प्रश्नकाल। संसदीय शब्दावली में प्रश्नकाल का अर्थ होता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नकाल क्या है। प्रश्नकाल की अगर मैं बात करूं, क्या पूछा जा चुका है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में क्या होता है? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको मैं बताया था। पहला मौखिक होता है, दूसरा लिखित होता है, और तीसरा कौन सा है? अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। तो जब मैं बता रहा था संसद की कार्यवाही की पहली बैठक का पहला घंटा यानी कि पहला घंटा कौन सा होता है? 11 से 12, जिसमें क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। कौन सा होता है? प्रश्नकाल। अब नाम से स्पष्ट है कि प्रश्नकाल मतलब यहाँ कहीं न कहीं प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न कौन पूछते हैं? जो संसद के सदस्य होते हैं वो किन से प्रश्न पूछते हैं? मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। संसद के सदस्य क्या करते हैं? मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो संसद की कार्यवाही के पहला बैठक का पहला घंटा जो होता है प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो संसद के सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या पूछा जा चुका है? संसदीय शब्दावली में प्रश्नकाल का क्या अर्थ है? क्या पूछा है? प्रश्नकाल का क्या अर्थ है? तो प्रश्नकाल हमको पूछा है, तो पहला दिया है वह दिन जब लोकसभा में कोई कार्य नहीं होता, ये गलत है हमारा। दूसरा क्या पूछा है? निलंबन प्रस्ताव, ये भी गलत है। सांसदों द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर कौन सा कीवर्ड है? मंत्रियों से। मैं बताया कि मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, संसद से प्रश्न पूछना। लोकसभा अध्यक्ष को तारांकित प्रश्नों को देना, इसमें केवल तारांकित है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो संसदीय शब्दावली में प्रश्नकाल का अर्थ होता है सांसदों द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर मंत्रियों से प्रश्न पूछना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? अगला प्रश्न हमारे सामने है वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ संसद में निम्नलिखित में से कौन सा आलेख प्रस्तुत किए जाते हैं? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण होता क्या है? देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद नंबर 112 में देखने को मिलता है, जिसमें केंद्र के बजट यानी कि केंद्रीय बजट से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। और मैं जब बजट वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया हूं कि संविधान में कहीं पर भी बजट जैसे शब्द का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। इसके स्थान पर हमको क्या देखने को मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण देखने को मिलता है। और इस वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का अर्थ होता है साल भर के आय व्यय का ब्यौरा। क्या होता है? आय व्यय का क्या होता है? ब्यौरा। आय व्यय का ब्यौरा, साल भर की आय व्यय का जो ब्यौरा होता है उसी को कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। उसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है बजट। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसमें क्या पूछा है जा चुका है? संसद में निम्नलिखित में से कौन से आलेख प्रस्तुत किए जाते हैं? देखिए जब मैं बजट वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि जैसे ही बजट पेश किया जाता है तो प्रत्येक विभाग क्या करते हैं? विभागों के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के खर्चों की मांग रखी जाती है। फिर ये जो मांग रखी जाती है उसकी क्या की जाती है? जांच की जाती है। फिर जब जांच की जाती है तो अगर 31 मार्च तक हमारा जो वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, अगर 31 मार्च तक भी कोई विभाग पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाया है तो भी वह क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है, यानी कि जीरो अकाउंट हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है? अब देखो जांच करने का काम प्राक्कलन समिति का होता है, लेकिन जब वो जांच खत्म नहीं करे रहती है तो उस समय क्या होता है? एक आता है विनियोग विधेयक से संबंधित प्रावधान। देखिए विनियोग विधेयक आता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 114 में है। और ये विनियोग विधेयक क्या करता है? विनियोग विधेयक यह काम करता है कि जब संचित निधि से पैसा विभिन्न विभागों को आवंटित करवाने का काम किसका होता है? ये होता है
किसका होता है? संचित निधि। संचित निधि से पैसा, संचित निधि का जो पैसा होता है उसको किसको करता है? विभागों को आवंटित करता है। विभागों को क्या करता है? आवंटित करने का काम किसका होता है? ये विनियोग विधेयक का होता है। अब देखिए, अब दूसरा क्या बोला है? अनुदान की मांग। दूसरा क्या बोला जा रहा है? दूसरा बोला जा रहा है अनुदान की मांग। अब देखिए, अनुदान की मांग आप लोग सभी जानते हैं कि अनुदान की मांग की जाती है क्योंकि जैसे ही बजट पेश किया जाता है, विभिन्न विभागों के द्वारा मांग की जाती है, अनुदान की मांग की जाती है। उसके बाद अगला क्या दिया जा चुका है? अगला ऑप्शन है हमारे सामने, अगला ऑप्शन है हमारे अनुपूरक। क्या दिया जा चुका है? अनुपूरक या अनुदान की मांग। अनुपूरक या फिर अनुदान की मांग को और किस नाम से जाना जाता है? अनुदान की मांग, इसी को कहा जाता है लेखानुदान। इसी को किस नाम से जाना जाता है? लेखानुदान। किस नाम से जाना जाता है? लेखानुदान। और इससे संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है 116 नंबर के अनुच्छेद में। और लेखानुदान क्या करता है? बजट में मांगी गई राशि का, बजट में मांगी गई राशि का 1/6 हिस्सा जो है विभागों को क्या करता है? उपलब्ध कराता है। क्या करता है? 1/6 हिस्सा विभागों को उपलब्ध कराता है। तो इसमें हमारा प्रश्न क्या पूछा जा चुका है? प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ संसद में क्या पूछा जा चुका है? संसद में निम्नलिखित में से कौन से आलेख प्रस्तुत किए जाते हैं? तो देखिए, तीनों के तीनों आलेख हमको प्रस्तुत किए जाते हैं। तो तीनों ऑप्शन जिसमें भी होगा, तीनों चीज जिसमें भी होगा, और पूछा जा चुका है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए हमको क्या चीज छांटना है? सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा होता है? 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों ही चीजों का उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर। क्लियर है पांचवा क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन हमारे सामने है। छठवां क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? क्या पूछा जा चुका है? धन विधेयक को परिभाषित किया जा चुका है, ये प्रश्न हमारे सामने है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पूछा क्या जा चुका है? धन विधेयक। देखो, धन विधेयक, जब मैं बजट पढ़ा रहा था या फिर बजट पढ़ा था उस समय बताया था कि मैं वित्तीय शक्ति जब पढ़ा रहा था, वित्त विधेयक जब पढ़ा रहा था, तो वित्त विधेयक में दो चीजें बताया। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद नंबर 110 में देखने को मिलता है, और धन विधेयक से संबंधित प्रावधान जब मैं पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि 109 अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को सबसे पहले केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक से संबंधित परिभाषा हमको 110 में दिया जा चुका है। और धन विधेयक की परिभाषा की अगर मैं बात करूँ तो जो विधेयक किससे संबंधित प्रावधान रखता है? नया कर लगाने, क्या करने? नया कर लगाने, नया कर लगाने या फिर नया कर लगाने या फिर कर घटाने, ठीक है, कर को लगाने या कर घटाने। उसके बाद उधार देने या फिर उधार लेने से संबंधित प्रावधान, या फिर संचित निधि से संबंधित, या फिर किससे? संचित निधि से संबंधित बातों का उल्लेख करता है, वह विधेयक कहलाता है धन विधेयक। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक से संबंधित प्रावधान पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता, क्योंकि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। इतना क्लियर है? तो हमारा प्रश्न क्या पूछा जा चुका है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जा चुका है? तो धन विधेयक को परिभाषित की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले ही बता दिया कि अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा है? अनुच्छेद 110, बी में दिया है अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 113। तो हमारा क्या है? अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब छठवां प्रश्न का आंसर हमारा ए है, अनुच्छेद नंबर 110। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न क्या दिया जा चुका है? संसद के दोनों सदनों के अधिवेशनों के मध्य
अंतर कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है? संसद की दोनों सदन। सबसे पहले तो संसद की दोनों सदन पूछा है, तो संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है और एक कौन सा होता है? लोकसभा होता है। राज्यसभा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 80 में और लोकसभा से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है अनुच्छेद नंबर 81 में। ये हो गया क्लियर। और संसद से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है अनुच्छेद नंबर 79 में। क्लियर है यहाँ तक? अगला हमारा प्रश्न क्या पूछा जा चुका है? दोनों अधिवेशनों के मध्य अंतर कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए। मैंने बताया है कि दो सदनों मतलब दोनों सदनों के अधिवेशन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है। मतलब संसद का सत्र चलता है, वो दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह के से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। और इनके 6 माह के अंदर में अधिवेशनों को बुलाना इनकी क्या है? संसद की क्या होती है? बाध्यता होती है। इसलिए क्या होती है? 6 माह इसका 6 माह दोनों अधिवेशन के मध्य अंतर कितने माह से अधिक नहीं होना है? 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है पहले देखते हैं। 6 माह दी है, 7 माह दिया जा चुका है, सी नंबर में 5 माह है और डी में दिया हुआ है 12 माह। तो हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 6 माह से अधिक का क्या नहीं होना चाहिए? अंतर नहीं होना चाहिए। तो 7वें नंबर के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 6 मंथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समितियों के अंतर्गत शामिल है। क्या पूछा है? समिति संसद की स्थायी समितियां, संसद की स्थायी समितियां। देखिए मैं संसद की समितियां जब पढ़ा रहा था तो संसद में दो प्रकार की समितियां पाई जाती है। कौन कौन सा? एक होता है स्थायी, एक होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पहला बताया है स्थायी। स्थायी समितियां वे समितियां होती हैं जो कि इसके आधार पर काम करती है, निरंतरता, निरंतरता, निरंतरता के आधार पर कार्य करती है। और अस्थायी समितियां वे समितियां होती है जिनका गठन एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया जा रहता है और उन उद्देश्यों के पूरा होते ही इन समितियों का कार्यकाल भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कौन सी समितियां? अस्थायी समितियां। और स्थायी समितियां निरंतरता के आधार पर कार्य करती है। अब संसद की स्थायी समितियां, संसद की में समितियां दो प्रकार से बताया था, स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। और इसमें यह भी बताया था कि जो संसद की समितियां होती है उनमें से लोकसभा और राज्यसभा की जो सदस्यों का अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ संसद वाले टॉपिक में, संसद की समितियों के अंतर्गत। तो हमारा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं कि संसद की स्थायी समितियां हमको पूछा क्या जा रहा है? हमको सिर्फ पूछा जा रहा है संसद की स्थायी समितियों के बारे में, केवल और केवल स्थायी समितियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्थायी समितियों में हमने देखा है कि पहला क्या होता है? वित्तीय समितियां होता है। पहला कौन सा होता है? वित्तीय समिति होता है। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? विभागीय होता है, विभागीय होता है। तीसरा मैं बताया था जांच समितियां बताया था। उसके बाद परीक्षण प्लस नियंत्रण समिति बताया हूं मैं आप लोगों को। आपने अगर वो क्लास अटेंड किया है तो आप लोग क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद संसद के दैनिक गतिविधियों से संबंधित समितियां, इस सभी की सभी समितियां स्थायी समितियां होती है। उसके बाद मैं ये भी बता चुका हूं कि संसद की जो स्थायी समितियां होती है उनमें से जब मैं वित्तीय समितियां आप लोगों को पढ़ा रहा था, कौन सी समितियां? वित्तीय समितियां जब पढ़ा रहा था तो इसके अंतर्गत मैंने 3 समितियों को बताया था। पहला समिति लोक लेखा समिति। कौन सा समिति? लोक लेखा, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से जानते हैं। दूसरा मैं बताया था प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। और तीसरा बताया था सार्वजनिक उपक्रम समिति। कौन सी समिति? सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। और मैं बताया था कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें से लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। और जो प्राक्कलन समिति होता है उसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। और सार्वजनिक उपक्रम में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से लोकसभा से होते हैं 15 और राज्यसभा से होते हैं 7।
क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समितियां वित्तीय समितियों के अंतर्गत आता है, और वित्तीय समितियां किसके अंतर्गत आता है? स्थायी समितियों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्थायी समितियों के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है हमको? निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समितियों में शामिल है? तो संसद की स्थायी समितियों में लोक लेखा समिति भी शामिल है, उसके बाद प्राक्कलन समिति भी शामिल है और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी शामिल है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते हैं। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। किसके समक्ष शपथ लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। जब तक कोई सदस्य शपथ नहीं लेता, क्या नहीं लेता? शपथ नहीं लेता। पूछा जा रहा है शपथ नहीं लेता तब तक वह सदन की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता। क्लियर है, क्योंकि जब तक शपथ नहीं लेगा वो सदन की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता। राइट है। उसके बाद उक्त परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य बैठक में हिस्सा लेता है तो प्रतिदिन का जुर्माना होगा। क्या पूछा जा रहा है? यदि इसमें क्या पूछा जा रहा है? जुर्माना होगा। यदि कोई सदस्य बिना शपथ लिए किसमें बैठक में हिस्सा लेता है। तो जब मैं संसद वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया हूं कि जब कोई भी संसद का सदस्य, अब संसद के सदस्य क्या पूछा जा रहा है? संसद के सदस्यों से शपथ से संबंधित प्रावधान हमको क्या अनुच्छेद नंबर 99 में देखने को मिलता है। संसद के सदस्यों का शपथ, और इनको शपथ कौन दिलाता है? संसद के जो सदस्य होते हैं इनको कौन शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, यानी आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति दिलाते हैं या फिर राष्ट्रपति की जगह कोई नियुक्त व्यक्ति होते हैं, जो कौन हो सकते हैं? प्रोटेम स्पीकर भी हो सकते हैं। तो संसद के सदस्यों के शपथ से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद नंबर 99 में देखने को मिलता है। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो अगर वो बिना शपथ लिए संसद की कार्यवाही या फिर बैठक में हिस्सा लेता है तो उनको कितना है? प्रतिदिन 500 रुपए का क्या लिया जाएगा? जुर्माना लिया जाएगा। तो ऑप्शन में क्या क्या है चलिए उसको देखते हैं। ऑप्शन में दिया जा चुका है 100 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए और कितना? जैसे दो जगह एक जगह का ऑप्शन है, यहाँ कितना है? ये 5000 रुपए है, मिसप्रिंट हो गया है, देख लीजिए, सुधार लीजिएगा आप लोग। तो उक्त प्रतिदिन का जुर्माना कितना लिया जाएगा? 500 रुपए का प्रावधान है। तो आंसर नंबर बी हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और यदि कोई संसद का सदस्य बिना शपथ लिए किसी बैठक में हिस्सा लेता है तो उसको प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से क्या लिया जाएगा? जुर्माना लिया जाएगा। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित विधेयकों में क्या पूछा जा चुका है? निम्नलिखित विधेयकों में किसे या फिर किन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के मतभेद होने पर संयुक्त बैठक, क्या पूछा जा रहा है? पूछा क्या जा रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है? संयुक्त बैठक की सहायता नहीं ली जा सकती। यानी कि प्रश्न ये बोल रहा है कि कौन सा विधेयक पारित नहीं होने पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम देखते हैं कि संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है अनुच्छेद नंबर 108 में। किस में देखने को मिलता है? अनुच्छेद नंबर 108 में देखने को मिलता है। उसके बाद संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया जाता है? जब क्या होता है? विधेयक पर क्या होता है? जब विधेयक पर क्या होता है? जब विधेयक पर क्या होता है? गतिरोध। क्या होता है? जब विधेयक पर गतिरोध। अब विधेयक पर गतिरोध से क्या तात्पर्य? विधेयक पर गतिरोध से तात्पर्य यह है कि जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर जाती है राज्यसभा में और राज्यसभा उसको 6 महीने तक भी पारित नहीं करती है तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक का आयोजन कौन कराता है? पहली बात तो ये जानते हैं कि संयुक्त बैठक का आयोजन कौन कराते हैं? हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षकर्ता करते हैं लोकसभा के स्पीकर करते हैं। लोकसभा के कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। प्रश्न क्या पूछा है? अब देखो, संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान मैंने बताया अनुच्छेद नंबर 108 में। बुलाता कौन है? एक राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। कब संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है? जब कोई विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। और संयुक्त बैठक जब बुलाते हैं तो
किन संयुक्त बैठक पारित होने के लिए क्या है, सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, कौन कौन से विधेयक पर संयुक्त बैठक की सहायता नहीं ली जा सकती। तो देखिए संयुक्त बैठक की सहायता कौन कौन से विधेयक पर नहीं ली जा सकती। तो देखिए देखते हैं अच्छे से, इसको समझते हैं। देखो संयुक्त, पहले चीज क्या पूछा है, संयुक्त बैठक की सहायता नहीं ली जा सकती। सहायता नहीं ली जा सकती यानी कि कौन से विधेयक पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं कि संयुक्त बैठक का आयोजन, पहली बात तो धन विधेयक, कौन सा विधेयक, धन विधेयक पर, और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और जो महाभियोग होता है, कौन सा महाभियोग, आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या पढ़ रहे थे हम लोग अभी। देखो संयुक्त बैठक का आयोजन कौन सी विधेयक सहायता नहीं ली जा सकती, तो इसको देखते हैं। पहला जो धन विधेयक होता है उस पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक, और तीसरा कौन सा होता है, महाभियोग, महाभियोग होता है, उस पर भी संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न क्या बोला जा चुका है, मतभेद होने पर यानी कि गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक की सहायता नहीं ली जा सकती। तो संयुक्त बैठक की सहायता किसमें, धन विधेयक में भी नहीं लिया जा सकता, संविधान संशोधन विधेयक में भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो साधारण विधेयक होता है उस पर संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। तो देखिए नहीं ली जा सकती पूछा है, इसलिए कौन कौन से नहीं है, 1 और 2 हमारा करेक्ट हो रहा है। तो जिस भी कूट में, और हमको पूछा क्या जा रहा है, सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। तो हम देखते हैं कि 1 और 2 नंबर का जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमको 1 और 2 देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि 10वें प्रश्न का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। केवल 1 और 2 यानी कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। ये प्रश्न भी संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान है। मैंने बताया संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, अध्यक्ष कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अब इसका अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है, जब विधेयक पर क्या होता है, गतिरोध होता है, विधेयक पर गतिरोध होता है, तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है, और संयुक्त बैठक सामान्य बहुमत से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अभी पूछा जा रहा है कि संयुक्त बैठक का आयोजन अभी तक भारत में कितनी बार हुआ है। अगर कोई पूछे तो संयुक्त बैठक का आयोजन अभी तक भारत में 3 बार हुआ है। पहला कब हुआ है, 1961 में हुआ है। 1961 में कब हुआ, देखिए इसको अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ। संयुक्त बैठक का आयोजन भारत में अभी तक, स्वतंत्र भारत में अभी तक 3 बार हुआ है। पहला कब हुआ है, 1961 में, और 1961 में कब हुआ है, दहेज प्रतिशत पर। किस पर, दहेज प्रतिशत पर। किस पर हुआ है, दहेज प्रतिशत अधिनियम पर संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। दूसरी बार कब हुआ है, ये पहली बार है। और दूसरी बार कब हुआ है, दूसरी बार हुआ है 1978 में। कब हुआ है, 1978 में हुआ है। और 1978 में जो हुआ है वो बैंकिंग सुधार विधेयक पर, किस पर हुआ है, बैंकिंग सुधार विधेयक पर संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। उसके बाद तीसरी बार कब हुआ है, तीसरी बार हुआ है 2002 में। 2002 में पोटा विधेयक पर हुआ है। पोटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी कि आतंकवादी जो सुरक्षा अधिनियम पर क्या हुआ है, संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। यानी कि अब तक भारत में कितनी बार हुआ है, 3 बार। पहला कब हुआ है, 1961 में हुआ है। और दूसरा कब हुआ है, 1978 में बैंकिंग सुधार पर। और तीसरी बार कब हुआ है, 2002 में पोटा विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। तो कितनी बार हुआ है संयुक्त बैठक का आयोजन, 3 बार हुआ है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 3 बार दिया है, 8 बार दिया है, 4 बार दिया है, और 5 बार दिया जा चुका है। तो हमारा आंसर कौन सा है, मैंने बताया कि 3 बार, तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। तो स्वतंत्र भारत में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन हो चुका है। क्लियर है तक। तो 11वें नंबर के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा सामने है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमको कथन दिया जा चुका है, उस पर हमको विचार करना है। संसद के प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों का उत्तर
लिखित में दिया जाता है, इसलिए बाद में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। क्या पूछा है संसद में प्रश्नकाल, पहला चीज तारांकित प्रश्नों का उत्तर क्या है, लिखित में दिया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद दूसरा क्या बोला है, संसद के प्रश्नकाल में अल्प सूचना के प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। क्या पूछा है, प्रश्नकाल में अल्प सूचना 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर किसमें, मौखिक रूप में दिया जाता है, ऐसा बोला है। तीसरा हमारा कंटेंट दिया जा चुका है, प्रश्नकाल में अतारांकित, क्या है अतारांकित, अतारांकित का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, अतारांकित मतलब लिखित में दिया जाएगा, जिसका प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रश्नकाल में पहला प्रश्न होता है कौन सा, पहला प्रश्न होता है, पहला देखते हैं प्रश्नकाल क्या पूछा जा चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रश्नकाल होता क्या है। प्रश्नकाल में कितने प्रकार के, 3, पहला कौन सा, तारांकित, पहला तारांकित, दूसरा कौन सा होता है अतारांकित, अतारांकित, और तीसरा कौन सा होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न, अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित जो प्रश्न होते हैं उसका आंसर किस में दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है, किस में दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है, और मौखिक दिया जाता है, और इस पर क्या किया जाता है, पूरक प्रश्न पूछा जाता है, पूरक प्रश्न पूछा जाता है। और हम ऑप्शन में क्या बोला है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, क्योंकि मौखिक में दिया जाता है, लिखित में नहीं दिया जाता, और पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। किस किस में, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मैं बताया कि इसका उत्तर किस में दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है, यहाँ लिखित दिया है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो रहा है। उसके बाद इस पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें क्या बोल रहा है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत। पहला कंटेंट क्या हो जा रहा है, गलत हो रहा है। दूसरा क्या पूछा है, संसद के प्रश्नकाल में अल्प सूचना के प्रश्न, दूसरा क्या पूछा जा रहा है, अल्प सूचना के प्रश्न। जो अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं उसका उत्तर जो है मौखिक रूप में मिलता है, और प्रश्न भी क्या पूछा जाता है, मौखिक रूप में दिया जाता है। तो मौखिक रूप में पूछा जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है कि प्रश्नकाल में अतारांकित, अतारांकित मतलब लिखित होता है, और इसका आंसर भी लिखित में ही दिया जाएगा, और इसमें क्या बोला जा रहा है, मौखिक में बोला जा रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो रहा है। तो केवल हमारा कौन सा, 2 सही हो रहा है संसद के प्रश्नकाल में। और क्या पूछा है, पहले इसको पढ़ते हैं, उक्त कथनों में से क्या पूछा जा रहा है, सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो सत्य कथन पूछा जा रहा है, इसलिए संसद के प्रश्नकाल में अल्प सूचना के प्रश्नों का उत्तर केवल मौखिक दिया जाता है, इसीलिए हमारा बी जो है हमारा क्या हो जा रहा है, सही हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा, बी, जिसमें भी सेकंड वाला है वो हमारा सही होगा। तो बी में क्या है, केवल सेकंड है, इसलिए ए हमारा क्या हो जा रहा है, सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जा रहा है, करेक्ट आंसर। तो साथियों आज का जो हमारा संसद से संबंधित प्रश्नोत्तरी का कौन सा नंबर का भाग 1 था, इसमें हम लोगों ने कम से कम कितना 12 प्रश्नों पर क्या किया है, विचार किया है। 12 प्रश्नों पर अच्छे से आपने टेस्ट दिया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोगों का 12 में से कितना प्रश्न सही हुआ और कौन से क्वेश्चन पे डाउट है, ताकि मैं अगला जो आएगा इसका पार्ट 2 यानी कि भाग 2 आएगा, उसमें मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। तो साथियों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले भाग 2 संसद से संबंधित प्रश्नोत्तरी के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।